कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी हमें उज्जैन की हमारी श्रोता ज्योति धारमारे जी के माध्यम से हम तक पहुँची है। ज्योति जी, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो कहानी हम तक पहुँचाई है वह एक प्रेरणादायक कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी श्रोता जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आपको भी यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुंचती है। तो बिना किसी विलंब के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं, जो कि हमें प्राप्त हुई है उज्जैन की ज्योति धारमारे जी से। कहानी का शीर्षक है बाबूजी। निशा घर का सारा काम निपटाकर बैठी ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। मेरठ से विमला चाची का फोन था। निशा ने फोन उठाया तो वे बोली, बिटिया अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से। वे बीमार रहने लगे हैं और बहुत कमजोर भी हो गए हैं। अब हम भी कोई जवान तो नहीं रहे, उनका काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है हमसे। वैसे भी उन्हें अब अपना आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। निशा बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को हम आते हैं और बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर निशा ने इधर उधर की बातें करके फोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है उनका, तीनों भाई वहीं रहते हैं। निशा और उसका छोटा भाई विवेक दिल्ली में रहते हैं अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले विवेक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था। बाबूजी दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था उन्होंने वहीं पर। निशा को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन मेरठ के पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। दोनों चाचियां भी बहुत ध्यान रखती थीं। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मजे से चल रही थी। रविवार को निशा और विवेक ने ही मेरठ जाने का निश्चय किया, क्योंकि निशा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं। महीने की लाखों की कमाई है उनकी। इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल था उनके लिए। मरीजों की बीमारी ना रविवार देखती है ना सोमवार। विवेक की पत्नी रेनू भी अपनी जिंदगी में व्यस्त है। उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना है उसका। इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर निशा को लगा विवेक कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वह बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उम्र हो रही है अब बाबूजी की, थोड़े कमजोर हो गए हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। विवेक झिझकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाची जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई। 2-4 साल और रख लेते तो क्या बिगड़ जाता उनका। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं। तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया था उन्होंने अपना 3रा हिस्सा। निशा शांत करने की मंशा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा ना। विवेक उत्तेजित हो गया और बोला, दीदी तेरे लिए यह सब कहना बहुत आसान है। 3 कमरों के फ्लैट में कहाँ रखूंगा उन्हें। रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया है कि वह बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगने तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पर क्यों पीछे हट जाती हैं। आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर। इतनी बड़ी कोठी है, जीजाजी की लाखों की कमाई है। निशा को विवेक का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। वो सोचने लगी, पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा बाबूजी। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास, और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुध लेने। निशा बोली, तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर।
सही ही तो है, उसे क्या परेशानी। इतना बड़ा घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं, एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। वहां पहुंचते ही निशा ने जब बाबूजी को देखा तो उनको देखकर उसकी आंखें भर आईं। इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे बाबूजी। वह गले लगते हुए बोली, पहले फोन करवा देते, पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, क्या परेशान करता। वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। निशा बाबूजी को लेकर अपने घर दिल्ली आ गई। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से घर आए। तब तक बाबूजी और बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए निशा ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। विवेक का घर बहुत छोटा है ना, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती। इतना सुनते ही अमित के एकदम तेवर बदल गए। वह सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया था, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले साहब ने कि पिताजी की करनी भी पड़ेगी। रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनभिज्ञ थी निशा। वो गुस्से में बोली, रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरे पिताजी के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना सा भी स्थान नहीं है? अमित के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वह लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए। मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। यह व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। यह मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को विवेक के घर छोड़ाओ। निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वह इतनी इज्जत करती है, वे ऐसा बोल सकते हैं? क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर अमित ने यह कहकर छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आराम से घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करो। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से पैसे होते उसके पास, या 10 साल से घर में सारा दिन काम करने के बदले में पैसे की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते कि पिताजी की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाजत नहीं थी। भाई से भी मन कर रहा था कह दे, शादी में जो खर्च हुआ था वह निकाल कर जो बचता है उसका आधा आधा कर दे। कम से कम पिता इज्जत से तो जी पाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था उसका। जानती थी जवाब कुछ न कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इस सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढोने मुश्किल हो जाएंगे। अगले दिन अमित के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर निशा बाबूजी के पास पहुंची तो वे सामान बांधकर बैठे हुए थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मेरे कारण अपनी गृहस्थी मत खराब कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास और कितने नहीं। मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है। जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मुझे वे लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहाँ छोड़ा और निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी संभाल। निशा समझ गई बाबूजी देह से कमजोर हो गए हैं, लेकिन दिमाग से नहीं। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए पते पर उन्हें छोड़ने चल दी। ना नजरें मिला पा रही थी और ना कुछ बोलते बन रहा था उससे। बाबूजी ने ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच खुश रहूंगा। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हुए। निशा का ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, न कुछ खाने का।
फोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कैसे हैं। इतनी ग्लानि हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। निशा इस असमंजस में ही थी कि वृद्धाश्रम से फोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे, 8-9 बजे तक आएंगे। अमित तो आते ही 10 बजे तक हैं। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी को सूचना भी क्या देना। विवेक भी ऑफिस चला गया होगा, बेकार छुट्टी लेनी पड़ेगी उसे। यही सब सोचते सोचते वह वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ी। उसकी रास्ते भर अविरल अश्रुधारा बहती रही। कहना मुश्किल था, पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर। आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई वह। 3 दिन, केवल 3 दिन अमित ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वह हृदय से अमित को परमेश्वर मान लेती। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकताएं पूर्ण की। वह बोल रहे थे, इनके बहू, बेटा और दामाद भी हैं रिकॉर्ड के हिसाब से, उनको भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। वह कुछ संभल चुकी थी। बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बहू, ना बेटा, ना दामाद, बस एक बेटी है और वह भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपनी ही धुन में बोल रहे थे, परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। निशा सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले सबसे मोह भंग जो हो गया था उनका, वे समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा अशांत रहेगी उनकी। हाँ, परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे कि किसी तरह वह बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। यही सोचते सोचते वह अपने घर लौट आई। इस कहानी से हमें यह बात समझना चाहिए कि जो माता पिता अपने आखिरी समय तक आते आते अपनी संतानों को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, इस उम्मीद से कि उनके अंतिम क्षणों में उनकी संतान उनका ख्याल रखेगी, परंतु जब किसी भी माता पिता का ऐसा अंत होता है तो उनकी संतानों को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब उनका अंत समय होगा तब ईश्वर उनसे इस घोर पाप का बदला जरूर लेगा, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल तो इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। यह सृष्टि का नियम है। इसलिए अच्छा होगा कि प्रत्येक संतान को अपने माता पिता के अंतिम समय में उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि इस तरह का घोर पाप करके अपने आप को पाप का भागीदार बनाना चाहिए। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी, जो उज्जैन की ज्योति धारमारे जी द्वारा प्राप्त हुई थी, पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके नाम से प्रसारित करेंगे और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।